हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें किस तरीके का लेवल आया। तो जो अभी हमारा 26 नवंबर 2021 में जो अभी हमारा पेपर हुआ है उत्तराखंड टेट 2021 का, हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर सी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और यू टेट 1 के लिए ये पेपर रहेगा जिसमें आज हम लोग सीडीपी देखने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से जो हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल चेक करने वाले हैं कि किस लेवल पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे यू टेट के द्वारा 2021 में। यहाँ से ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे लेवल पर, यहाँ पर मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल आप लोगों से पूछा गया है यू टेट 2021 में। तो आपको प्रिपरेशन भी अपनी इसी लेवल पर करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना। और प्रीवियस जो यू टेट की मैंने वीडियोस बनाई है 2022 के लिए, जिसमें सारी चीज़ें बुक्स के बारे में बात की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ के बारे में बात की है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ऊपर आई सेक्शन में लिंक लगा दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जिसमें आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को देखने वाले हैं। ये है हमारे पास यू टेट 1 का पेपर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन की एक अच्छी समझ बनेगी, एक लेवल आपको चेकआउट करने के लिए मिलेगा, और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने आने वाले यू टेट 2022 एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर बोलता है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइस्ट इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्फ्रेड ने बोली है ये बात, सिगमंड फ्रायड ने बोली है, एरिक एरिक्सन ने बोली है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछा गया आइडेंटिटी क्राइस्ट की बात किसने अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा की है? तो देखो, सिगमंड फ्रायड भी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो सिगमंड फ्रायड हैं साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी है, लेकिन इन्होंने आइडेंटिटी क्राइस्ट की बात नहीं की है। तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पिक किया था, लेकिन वो गलत है। राइट आंसर है ये, जो आइडेंटिटी क्राइस्ट की बात की है वो की है एरिक एरिक्सन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है। देखो, थ्योरी आपको पता होगी तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसने क्या चीज़ बोली है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। आत्म का तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। जो आत्म होता है, सेल्फ जो होता है, उसका क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। व्यक्ति के उन गुणों से जो उन्हें अन्य और दूसरों से भिन्न करता है उसे सेल्फ कहा जाता है, या फिर व्यक्ति के उन पक्षों को जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं, या अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभव, विचारों, चिंतन एवं भावों की समग्रता से। तो आत्म यानी कि सेल्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन 2 के लिए राइट है। टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग विद रिगार्ड टू हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी व्यक्ति के क्या अनुभव हैं, क्या उसके विचार हैं, क्या उसका चिंतन है, क्या उसमें इमोशंस हैं, किसके रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में। तो तभी तो सेल्फ कहलाएगा। सेल्फ का मतलब है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, तो वो एक सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की क्या विशेषताएं होती हैं वो आपसे पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। जो व्यक्तित्व होता है उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों घटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं स्थानांतरण समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इट्स मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंजेस विद टाइम, बिल्कुल सही बात है। और यह उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सारे ऑप्शन यहाँ सही हैं कि भाई देखिए, जो पर्सनैलिटी होती है उसमें फिजिकल और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक मौजूद होते हैं। व्यवहार जो होता है वो भी एक व्यक्तित्व का आपका पार्ट होता है, और जो फीचर्स होते हैं व्यक्तित्व के वो इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के विशेष उपागम का अग्रणी माना जाता है। पायनियर ऑफ ट्रेल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी? देखो, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ट्रेल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये क्वेश्चन हो गया हार्ड लेवल पर। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब तक आपको सारी थ्योरीज नहीं पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हो सीडीपी के अंदर। तो यहाँ पूछा है ट्रेल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी इज़ द राइट आंसर। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने ट्रेल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी दी है, तो बी इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5,
प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था? तो थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय पावलोव ने दी है, स्किनर ने दी है, बेंड्यूरा ने दी है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बेंड्यूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल यानी कि आप किसी को ऑब्जर्व करें, किसी की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की लर्निंग के एग्जाम्पल किसने दिए? ऑप्शन नंबर सी बेंड्यूरा ने दिए हैं। तो 5 के लिए सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार डैश संकेतक है कि कोई भी एक चाइल्ड गर्ल है, वो वर्क कर रही है बहुत हार्ड एग्जामिनेशन के लिए। हर बिहेवियर इज ए इंडिकेटर ऑफ शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हाई अचीवमेंट, मोटिवेशन, बिजी शेड्यूल, या डिज़ायर टू इम्प्रेस हर पेरेंट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा अध्ययन कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो उसका ये व्यवहार उसको उपलब्धि यानी कि कोई भी उसका जो गोल है वो अचीव करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसका हार्ड वर्क उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? रिवॉर्ड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ लर्निंग। भाई जो पुरस्कार होते हैं वो कौन से अधिगम को रिप्रेजेंट करते हैं? व्यवहारवादी को, बिहेवियरिस्टिक को, कॉग्निटिव अप्रोच को, मानवतावादी या वैज्ञानिक को? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो रिवॉर्ड होते हैं वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है, मानवता ह्यूमनिस्टिक से इसका लेना देना नहीं है, ना ही कि वैज्ञानिक। तो पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स जब दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है? जो निगेटिव रेनफोर्समेंट है उसका क्या मतलब है? भाई जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, या जो लोग फर्स्ट टाइम यू टेट के लिए जाने वाले हैं और उनको ये टर्म्स नहीं पता है कि निगेटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होती हैं, तो उसको हम थ्योरी चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली क्लासेज और क्वेश्चंस यू टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी सेक्शन वाइज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। देन वहाँ से हम लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस में मैंने काफ़ी थ्योरी चैप्टर कवर अप करा दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्वलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? जो प्रोग्राम लर्निंग होती है वो किस चीज़ पर बेस्ड करती है? फील्ड थ्योरी पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर, गेस्टाल्ट थ्योरी लर्निंग पर, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग पर? तो जो प्रोग्राम लर्निंग बेस करती है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसको बोलते हैं, ऑपरेंट लर्निंग पर ये बेस करती है प्रोग्राम लर्निंग। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है, उसके बाद जो है दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है, इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रही है वह क्या है? तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिग्यूटी बोलेंगे, पुनर्बलन बोलेंगे, तत्परता का नियम बोलेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस बोलेंगे, या अभ्यास का नियम बोलेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलेंगे। तो सिंपल है, वह टीचर ने पढ़ाया पहले, तो उसके बाद उसको एक्सरसाइज करने के लिए दे दी जो भी टॉपिक उसने पढ़ाया उस पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अभिरुचि का क्या अर्थ है? जो इंटरेस्ट होता है वो किस चीज़ से डिफाइन होता है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता क्या कहलाती है? एन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे जिसमें आप अपने सामने वाले पर्सन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? केस स्टडी का यूज़ करके, सेल्फ रिपोर्ट दे के, आत्म प्रतिवेदन करके, साक्षात्कार करके इंटरव्यू के द्वारा, या फिर प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरव्यू में आप सामने वाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 आता है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? तो देखो भाई, डेवलपमेंट और ग्रोथ से आपको डेफिनेटली
भाई 2 से 3 क्वेश्चन भी कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं सीडीपी में, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग टॉपिक है हमारे पास। तो देखो यहाँ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग भी संज्ञानात्मक विकास में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर सी, विकास एक आयामी होता है। तो ये क्या है, ये कथन सत्य नहीं है, नॉट पूछा गया था भाई। ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट इज़ यूनी डायरेक्शनल, तो ये गलत हो गया है। डेवलपमेंट, बाकी सारी चीज़ें इस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ठीक हैं, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतिकारात्मकता विचार का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो पियाजे से आपको डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, घुमा फिरा के पूछ लेगा, लेकिन पियाजे पर बेस ज़रूर होंगे। तो ये पियाजे हुआ, वाइगॉस्की हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी जो थ्योरीज़ हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में आती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछी जाती है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्वेश्चन 15 की, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौन अवस्था से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है, साधारणतः क्या कहलाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है एडोलसेंस, इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। जब बच्चा जो परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस होती है, तो वो कहलाती है एडोलसेंस, किशोरावस्था, यानी कि आफ्टर 14 ईयर्स से जब ऊपर निकल जाता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एडोलसेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर चाइल्ड स्टेज से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा गया है। तो 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सारे के सारे कथन सही हैं। क्या कथन बोलते हैं भाई, कि जो किशोर होते हैं उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत दक्षताएं पाई जाती हैं किशोरों में, बिल्कुल सही है। एडोलसेंस क्या होता है, एक यूनिकनेस होती है, क्या है। ऑप्शन ए बोलता है इमेजिनरी ऑडियंस इज एडोलसेंट, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं विद रिस्पेक्ट टू एडोलसेंस और किशोरावस्था, तो ऑप्शन डी हमने चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 17, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या चीज़ है, कौन सा डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है ये। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है यानी कि मानसिक विकार है, ईटिंग खाने संबंधित विकार है, या फिर फिजिकल डिसऑर्डर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है आहार ग्रहण संबंधी विकार है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो ईटिंग डिसऑर्डर है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 18, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, भाई ब्राइट लाइट्स के एक्सपोजर से आप डिम लाइट में जाएंगे तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, लाइट एडॉप्शन, प्रकाश अनुकूलन जो प्रोसेस होती है, यानी कि आप ब्राइट लाइट में हैं और एकदम से आप थोड़ी सी लो लाइट में चले जाएं तो अडॉप्शन, लाइट एडॉप्शन कहलाता है वो प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में बिल्कुल सही है। तो भाई व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन अधिगम है, बिल्कुल सही बात है भाई। अधिगम सदैव किसी न किसी तरह अनुभव सम्मिलित रहता है, लर्निंग में ऑलवेज एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, लर्निंग एक परफॉर्मेंस से अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, तो ये भी सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता है। भाई असेसमेंट से आपको डेफिनेटली, इवैल्यूएशन और असेसमेंट से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 2 से 3 देखने के लिए मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। तो राइट आंसर रहेगा वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड या ऑर्गेनाइज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील होता है भाई। औपचारिक मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, नॉट पूछा था कि फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, वेरीज करता है केस टू केस, जी नहीं। ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल मानकीकृत भी होता है और ऑर्गेनाइज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। हॉवर्ड गार्डनर ने किया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन या लेव वाइगॉस्की। तो लेव वाइगॉस्की तो दूर दूर तक नहीं है इंटेलिजेंस में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अनुक्रिया, विस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित है। रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आर, कौन से डोमेन में है ये। तो राइट आंसर है जो रिस्पॉन्स है, ऑर्गेनाइजेशन करना, कैरेक्टरिस्टिक, ये अफेक्टिव डोमेन में है यानी कि भावात्मक पक्ष में है ये, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन।
रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड रिप्रूफ, नोवेलिटी या फिर रिकॉल। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिकॉल जो है, प्रत्यास्मरण जो है, वो मोटिवेशन की एक टेक्निक नहीं है भाई। आप किसी को भी अभिप्रेरित करेंगे या तो रिवॉर्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ़ करके करेंगे, या नवीनता में नोवेलिटी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निक नहीं है कि बार बार आप बोलेंगे उससे कि आप किसी भी चीज़ को प्रत्यास्मरण यानी कि याद करके मोटिवेट करना नहीं होता। क्वेश्चन 24, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को क्या चीज़ प्रभावित करती है बच्चे के। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही आएगा। देखो, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी बच्चे को प्रभावित करता है। फैमिली का एटमॉस्फेयर और रिलेशनशिप यानी कि पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध भी, पास पड़ोस और समुदाय सोसाइटी भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बढ़िया आंसर है। 25, अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहते हैं। आर टाइप कंडीशनिंग इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट या फिर संयोजनवाद, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अनुबंधन बोलते हैं इसको, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आत्मसिद्धि की अवस्थाएं संबंधित है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर रिलेटेड टू। भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक प्राइमेट होता है, थ्योरी मैंने कवर करी थी, आप चेकआउट कर लेना। तो राइट आंसर है 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी, जो मैस्लॉस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसमें ये बताया गया है। मैस्ला के मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है आत्मशक्ति यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि इसमें चरण बताए जाते हैं, प्राइमेट बनाया जाता है। तो ऊपर की स्टेज क्या है, सबसे ऊपर की स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। संवेदी स्मृति कहलाती है। सेंसरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो सेंसरी मेमोरी को हम बोलते हैं तत्काल स्मृति, इमीडिएट मेमोरी होती है सेंसरी, संवेदी जो स्मृति होती है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मक तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोलता है। तीनों के तीनों सही हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्रिएटिविटी डज नॉट इंश्योर इंटेलिजेंस, डज नॉट श्योर क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग, वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जा सकते हैं, जिसमें 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तिक पार्श्विक अंतर्निर्दोष का भंडार है। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच कंसीडर्ड एज रिजर्वायर इंस्टिंक्ट और एनिमल ड्राइव्स इज नोन एज अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस या नन ऑफ दीज। तो 29 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि चेतन का वह स्तर पूछ रहे हैं द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ कंसीडर्ड एज द इंस्टिंक्ट एनिमल ड्राइव्स, जिसको हम बोलते हैं। तो ये अचेतन मन होता है या अचेतन माइंड आप इसको कह सकते हैं, अनकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 सीडीपी का, वह रक्षा युक्ति जिसमें द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एंजाइटी प्रोवेकिंग बिहेवियर और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय अनकॉन्शियस बिहेवियर। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अस्वीकरण बोलेंगे, डिनाइन बोलेंगे, दमन बोलेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे, प्रक्षेपण बोलेंगे या फिर युक्तिकरण रेशनलाइजेशन बोलेंगे। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे रिप्रेशन यानी कि दमन बोलेंगे। भाई क्वेश्चन हार्ड है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है कि ऐसी रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर को विलुप्त कर देते, तो इसको रिप्रेशन बोलते हैं, दमन ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था भाई हमारा सीडीपी के हमने क्वेश्चन देखे यूटेट 1 के लिए। सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चंस देखे जो 2021 नवंबर में पूछे गए थे। लेवल ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट टू हार्ड आया है। टॉपिक्स मैंने आपको बताए, यहाँ से टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोगों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना है PDF के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।